नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 लेकर आ गए हैं। दोस्तों यह मॉडल टेस्ट पेपर आपके नवीनतम सिलेबस पर आधारित है, क्योंकि दोस्तों मैंने इस मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी व राजस्थान इतिहास के प्रश्नों को शामिल किया है। वहीं दोस्तों मैंने इंडियन जीके के भी प्रश्न इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं, मैथ के भी प्रश्न मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं। वहीं दोस्तों सामान्य हिंदी के प्रश्नों के साथ ये मॉडल टेस्ट पेपर बनाया गया है। तो ओवरऑल ये आपकी एग्जाम के पैटर्न पर बिल्कुल आधारित है। और अगर आप मेरे मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज को कंप्लीट कर लेते हो तो मैं आपकी सफल होने की जो प्रोबेबिलिटी संभावना है वो अत्यधिक बढ़ जाएंगी। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। दोस्तों मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ उनके जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों यह एक शॉर्ट वीडियो होगा जो कि आपको और 20 से और 25 मिनट के अंदर मैं इस मॉडल टेस्ट पेपर को कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, वसुंधरा राजे। दोस्तों वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम वसुंधरा राजे की बात करें तो इनका कार्यकाल दोस्तों हमें और 2003 से और 2008 व वहीं दोस्तों 2013 से और 2018 के बीच में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इनके चुनावी क्षेत्र की बात करें तो झालरापाटन से ये चुनाव लड़ती थी। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस वर्ष राजस्थान राज्य का पुनर्गठन हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, 1956 को। दोस्तों 1956 यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था। अगर दोस्तों हम राजस्थान राज्य की बात करें तो दोस्तों राजस्थान के राज्य के पुनर्गठन के समय और जो गुरमुख निहाल सिंह थे उन्हें राजस्थान का और पहला राज्यपाल बनाया गया था। दोस्तों राजस्थान का जो एकीकरण है वो लगभग 7 वर्षों के अंदर पूरा हुआ था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, राणा कुंभा। दोस्तों राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। अगर दोस्तों इस स्तंभ के निर्माण को किस उपलक्ष्य में करवाने की बात करें तो दोस्तों राणा कुंभा द्वारा और मालवा के नरेश महमूद खिलजी पर और 1437 के अंदर विजय प्राप्त की गई थी। तो इसी की खुशी में विजय स्तंभ बनवाया गया था। इसके दोस्तों बनवाने के समय की बात करें तो 1440 से 1448 के मध्य यह स्तंभ बनवाया गया था। इसके वास्तुकार और जेता हुआ करते थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, 30 मार्च। दोस्तों प्रतिवर्ष और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 30 और दोस्तों मार्च 1949 को दोस्तों बृहद राजस्थान का और गठन हुआ था। तो इसी की खुशी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हम और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। अगर दोस्तों हम बृहद राजस्थान की बात करें तो बृहद राजस्थान के अंदर जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर जैसे राज्यों को और राजस्थान के अंदर मिलाया गया था। वहीं दोस्तों और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा और बृहद राजस्थान का उद्घाटन किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, बनास नदी। दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह बनास नदी होगी, जो कि दोस्तों पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है। अगर दोस्तों हम बनास नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो दोस्तों और कुंभलगढ़ किले के पास खमनौर की पहाड़ियों राजसमंद से माना जाता है। दोस्तों यह राजस्थान के और लगभग 6 से 7 जिलों के अंदर बहती है। वहीं दोस्तों कुल 512 किलोमीटर की दूरी तय करके दोस्तों यह और सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में और चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो गया। आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अब दोस्तों वो प्रश्न इंडियन पॉलिटी से आने वाला है। दोस्तों मैंने हर सेगमेंट से इस वीडियो के अंदर प्रश्न शामिल किए हैं जहां से आपकी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आपको एक भी और प्रश्न नहीं छोड़ना है और वीडियो अंत तक जरूर देखना है। सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों यह एक बहुत छोटा वीडियो होगा जो कि आपके 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो आपको प्लीज़ ये वीडियो पूरा जरूर देखना है।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी 85। दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 85 वर्ड है। अगर दोस्तों हम प्रस्तावना की बात करें तो दोस्तों प्रस्तावना को और 13 दिसंबर 1946 में और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पेश किया गया। वहीं दोस्तों इसे 22 जनवरी 1947 को और भारत की जो संविधान सभा है उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया कहाँ उल्लेखित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए अनुच्छेद 61। दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में और भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो वर्णित है। अगर दोस्तों हम राष्ट्रपति पे महाभियोग की बात करें तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने के लिए जो विधेयक है दोस्तों वो केवल लोकसभा में लाया जाता है, जहां पर दोस्तों और पूरी संसद के 2/3 बहुमत द्वारा अगर विधेयक पास हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है। तो विकल्प ए से राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग में और संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी 250। दोस्तों जो हमारे संसद का उच्च सदन है राज्यसभा उसमें और जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 250 होती है। अगर दोस्तों हम राज्यसभा की बात करें तो इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है दोस्तों वो और 6 वर्ष होता है, जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर 2/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राज्यसभा का हमारे संविधान के और जो अनुच्छेद 80 है उसके अंदर हमें उल्लेख देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, आज का दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी जम्मू कश्मीर। दोस्तों अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा देता था। वहीं दोस्तों इसे 31 और अक्टूबर 2019 को और हटा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अब जम्मू कश्मीर भारतीय जो भारत का एक सामान्य राज्य बन चुका है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी 35 वर्ष। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का दोस्तों और निर्वाचन और हमारे संविधान के अनुच्छेद और 153 के अंदर वर्णित है। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 154 में और राज्यपाल को राजस्थान की जो विधान परिषद होती है उसका प्रधान अध्यक्ष भी माना गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में सबसे अधिक खनिज उत्पादन किस जिले में होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी भीलवाड़ा। दोस्तों भीलवाड़ा जिले में राजस्थान के अंदर सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन किया जाता है। अगर दोस्तों हम भीलवाड़ा राज्य की बात करें तो जैसे दोस्तों भीलवाड़ा जिला है उसे अब्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दोस्तों और कपड़ों के अत्यधिक उत्पादन के कारण दोस्तों भीलवाड़ा जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान की धान की कटोरी किस जिले को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी श्रीगंगानगर। दोस्तों श्रीगंगानगर जिले को राजस्थान की धान की कटोरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों श्रीगंगानगर के अंदर राजस्थान में धान का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। वहीं अगर दोस्तों हम अन्य उत्पादन की बात करें तो दोस्तों फलों के उत्पादन में भी श्रीगंगानगर पूरे राजस्थान में पहले स्थान पर आता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा और आपकी जो 4th ग्रेड भर्ती है इसकी संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी थार मरुस्थल। दोस्तों राजस्थान का जो थार मरुस्थल है इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में प्रभावित हमें देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम थार के मरुस्थल की बात करें तो यह राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग और 61% कवर करता है। वहीं दोस्तों राजस्थान के 12 से 13 जिलों के अंदर और थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए गुरु शिखर। दोस्तों गुरु शिखर राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगर दोस्तों हम गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों 1722 मीटर हमें इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। दोस्तों यह शिखर और माउंट आबू के अंदर स्थित है जो कि सिरोही जिले के अंदर आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए जयपुर। दोस्तों राजस्थान के अंदर जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम राजस्थान के और अन्य और संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो दोस्तों संपूर्ण राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो हमें अब गणित से आने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर प्रत्येक उस सेगमेंट को शामिल किया है जिससे आपके एग्जाम के अंदर और प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करता है और अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों अब हम मैथ के प्रश्नों की बात करें तो मैथ का हमारा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप और इन प्रश्नों को हल भी कर सकते हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमें और विकल्प बी होने वाला है। दोस्तों इसे अगर सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हम इसको 5x बराबर और दोस्तों 15 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करके हमारा जो आंसर है वो 3 आ जाएगा x की वैल्यू। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है एक ट्रेन 60 किमी घंटे की गति से चल रही है, वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों यह एक इजी सा क्वेश्चन है। अगर कोई ट्रेन मान लो 60 और मिनट के अंदर मतलब 60 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है तो दोस्तों 30 मिनट यानी आधे घंटे में वह और 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला मैथ का प्रश्न है वो है किसी संख्या का 25% उसके आधे हिस्से के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप इसको हल भी कर सकते हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी 2 से। दोस्तों किसी भी संख्या का अगर 25% आधे के बराबर है तो वह संख्या 2 से होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है यदि एक टोकरी में सेब, संतरे और आम का अनुपात 2:3:5 है और कुल 100 फल हैं तो सेब कितने होंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न को अगर हल करना चाहें तो दोस्तों हम इन तीनों को जोड़ सकते हैं, यानी कि 2 + 3 + 5। तो दोस्तों इनको अगर जोड़ने की बात करें तो हम इनकी जो संख्या है वो 10 के बराबर होगी। 10 इसे हम x मान सकते हैं दोस्तों और इसको बराबर कर देते हैं 100 के। तो दोस्तों x की जो वैल्यू है वो हमारे सामने 10 निकल कर आ जाएगी। तो अब हमसे किसकी मात्रा पूछी गई है, सेबों की। तो दोस्तों 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2 से, तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा विकल्प ए यानी कि 20, यानी कि सेबों की संख्या 20 होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 20वां प्रश्न है दोस्तों, और इसमें बताना है 2, 6, 12, 20 और 30 इसका जो नेक्स्ट वाला पद है ये हमें बताना है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप खुद भी इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका विकल्प बी यानी कि 42 इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर दोस्तों अगर लॉजिक की बात करें तो इसमें पहले 2 से 6 हो रहा है यानी कि 4 की वृद्धि हो रही है, फिर 6 से 12 में 6 की वृद्धि हो रही है, फिर 12 से 20 में 8 की वृद्धि हो रही है वहीं दोस्तों, और 20 से 30 में 10 की वृद्धि हो रही है। तो आगे दोस्तों इसमें हम 12 प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 42 आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प बी यानी कि 3। दोस्तों मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है जिन्हें स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कर्म किस प्रकार की संज्ञा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों जो कर्म है वो एक भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों अब आपके सामने आने वाले हैं और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। तो आपसे जो आज का हमारा प्रश्न है वो है Ctrl+X किसका शॉर्टकट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, कट। दोस्तों किसी भी चीज़ को और कट करने के लिए उसकी शॉर्टकट की है वो Ctrl+X काम में ली जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है CPU की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों सीपीयू होता है जिसे हम कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे 3 पार्ट में और डिवाइड किया जाता है जिसमें मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आदि शामिल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला विकल्प है चिकारा। दोस्तों चिकारा और प्लस ऊंट दोस्तों राजस्थान के राज्य पशु हैं। दोस्तों ऊंट को राजस्थान के जहाज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों 2014 के अंदर, और ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु और घोषित किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है रामायण की रचयिता कौन थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, वाल्मीकि। दोस्तों वाल्मीकि द्वारा और रामायण की रचना की गई थी। दोस्तों रामायण को और 7 खंडों के अंदर विभक्त किया गया है जिसके प्रत्येक और खंड को कांड के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सर्वत्र जल जल ही जल में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, पुनरुक्ति प्रकाश। दोस्तों सर्वत्र जल और जल ही जल में और पुनरुक्ति अलंकार है। दोस्तों अलंकार वो शब्द होते हैं जो कि किसी भी हिंदी के वर्ण की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार का अगर दोस्तों शाब्दिक अर्थ की बात करें तो आभूषण होता है। दोस्तों जो आज का हमारा कंप्यूटर का अगला प्रश्न है वो है HTML की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों HTML होता है उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, 1995। दोस्तों 1995 में राजस्थान के अंदर इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई थी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कर्म का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कार्य। दोस्तों कर्म का जो पर्यायवाची शब्द है वो कार्य होता है। दोस्तों इस प्रकार हमने और टॉप और 13 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि दोस्तों आपके जितने भी परीक्षा के अंदर सेगमेंट है उन सभी से प्रश्न लिए गए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 4th ग्रेड भर्ती में अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो कर लेते हैं और मेरे द्वारा बताए हुए कंटेंट को पढ़ लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।